अच्छा स्वास्थ्य हर मौसम की चाहत है। और अगर अब के मौसम की बात करें, सर्दी के मौसम की बात करें, तो इसमें नाक, कान, गले से जुड़ी हुई समस्याएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं। लेकिन इस मौसम में हम कैसे स्वास्थ्य के साथ जुड़ें, इससे ही जुड़ी कुछ कोशिश रहेगी आज के इस हेल्थ शो में। नमस्कार, मैं निधि हूँ आपके साथ और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं। हमारे साथ है प्रोफेसर डॉक्टर जयमंती बख्शी जी, जो कि हैं हेड एंड प्रोफेसर ऑटोराइनोलैरिंगोलॉजी डिपार्टमेंट से हमारे साथ, हेड एंड नेक सर्जरी। मैम, आज के कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, जैसे हमने आज शुरुआत की, क्योंकि आज के इस हेल्थ शो में समवेयर हम बात करेंगे कि किस तरीके से इस मौसम में भी हम अपनी सेहत का ख्याल रखें। लेकिन सबसे पहला सवाल है, क्योंकि हमारे दर्शकों ने सुना कि ऑटोराइनोलैरिंगोलॉजी डिपार्टमेंट को आप हेड करते हैं, तो ये डिपार्टमेंट किस चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है, किन बातों का ख्याल रखता है? ऑटोराइनोलैरिंगोलॉजी मेडिकल लिटरेचर का वर्ड है एंड इसमें शरीर के 3 पार्ट्स ये वर्ड दिखाता है। ऑटो मीन्स ईयर, राइनो मीन्स नोज एंड लैरिंगोलॉजी मीन्स थ्रोट और लैरिंग्स। So it is a name for ENT department. In short, we can call it ENT. Ear, nose and throat. Yeah. Okay. मैम, जैसे आपने बताया कि जब वेदर की बात होती है, स्पेशली जब हम सीज़न चेंज के साथ जुड़ते हैं, तो ENT डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा विटनेस करते हैं। हर एज ग्रुप के लोग ईयर, थ्रोट और नोज़ को लेकर इन्फेक्शन को फेस करते हैं। तो इस मौसम में हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? कैसे आप हमारे दर्शकों के साथ जोड़ेंगे? इस मौसम में हमें सबसे पहले बहुत ज़्यादा कोल्ड, एक्सट्रीम जब कोल्ड को एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा जो ईयर, नोज एंड थ्रोट शरीर के ऐसे पार्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड है टू द आउटर एनवायरनमेंट। सो सबसे ज़्यादा अटैक सारे जो वायरसेस है इस समय ईयर में वो हमारे नोज़ के थ्रू या मुंह के थ्रू बॉडी में एंटर करते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि इतने सारे लोग खांसी कर रहे हैं, जुकाम है, छींके हैं, लोगों को नाक बंद है। सो हमें सबसे ज़्यादा अवॉइड करना है, कोल्ड से प्रिवेंट करना है अपने आप को। सडन एक्सपोजर, एकदम घर से बाहर निकल के हमें बहुत ठंडी एटमॉस्फेयर में जाना है तो अपना मुंह कवर करके जाइए, सिर कवर करके जाइए, मुंह पे मास्क पहनना ज़रूरी है। अच्छा। नाक और मुंह को कवर रखना ज़रूरी है और प्रॉपर अपना वार्म क्लोथ्स पहन के जाना चाहिए। लोग बिल्कुल टी-शर्ट में कई बार निकल जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, या विदाउट सॉक्स पहन के ही निकल पड़ते हैं ऐसे मौसम में, जबकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है इस समय। तो अगर हम ये सारी प्रिकॉशंस लेते हैं तो इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सकते हैं। सो ज़रूरी है कि मौसम के अकॉर्डिंगली ही हम प्रॉपरली ड्रेसअप हों, उसी के अकॉर्डिंगली हम उस चीज़ को फॉलो करें। अगर हम अपने आप को इन एलर्जीज से, स्पेशली इस मौसम में जहाँ एक्यूट ठंड पड़ रही है, उसमें हम बचा सकते हैं। मैम, जैसे कि आपने बताया कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि फ़िज़िकली हमने परहेज़ करना ही करना है। लेकिन अगर अब बात की जाए, ये ही कुछ महीना ऐसा है जो कि हमें कुछ साल पहले की याद करवाता है, कोरोना वायरस की भी याद करवाता है, और अभी हाल फिलहाल HMPV के भी कुछ केसेस रजिस्टर इनफैक्ट इंडिया में भी हुए। सो कितना ग्रेव ये इशू है और इसको लेकर आप क्या अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहते हैं? देखिए, ऑलरेडी हम कोरोना से इतना सफ़र कर चुके हैं, पूरा वर्ल्ड कोरोना से पीड़ित हो गया। एंड कोरोना वायरस भी सीजन चेंज होने पे ही ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट हुआ था। तो इस समय एक नया वायरस और आ गया है जो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के नाम से, HMPV वायरस के नाम से इसको नाम दिया गया है। और ये वायरस बहुत नया वायरस नहीं है, ये पहले भी डिटेक्ट हुआ है और ये हर सीज़न में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस करता है, जैसे कॉमन कोल्ड लाइक सिम्टम्स होते हैं इसके। बट अगर आपका बॉडी इम्यून सिस्टम बहुत वीक है और ख़ासकर बच्चे और ओल्डर एज में ये वायरस ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है इस एज ग्रुप को, क्योंकि उस एज में इम्यूनिटी आपकी कम है। सो ये वायरस के सिम्टम्स बिल्कुल कोरोना वायरस की तरह ही है। जैसे कोल्ड हो सकता है आपको, कॉमन कोल्ड, खांसी, जुकाम, बुखार। सबसे पहला सिम्टम फीवर है, फिर आपको कफ होगी और गला ख़राब होगा, सोर थ्रोट जिसको बोलते हैं। तो ये सारे इस वायरस के सिम्टम्स हैं। अभी चाइना में इसका काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है, वहाँ काफ़ी सारी हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह दिखा रहे हैं जो मीडिया में अवेलेबल है। इंडिया में आज की डेट में 7 केसेस टोटल डिटेक्ट हुए हैं, बट 2 केसेस कंफर्म्ड है जो कि बच्चे हैं
काफ़ी कम एज के बच्चे हैं जिनमें डिटेक्ट हुआ है, बट इसका ट्रीटमेंट संभव है और ट्रीटमेंट भी कॉमन ही है, जैसे कॉमन कोल्ड की तरह ही आपको इसको ट्रीट करना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्लस टू मेंटेन गुड हाइड्रेशन एंड आपको रेस्ट करना है, प्रॉपरली रेस्ट करना है, अच्छा लिक्विड्स वगैरह इनटेक अच्छा रखना है अपने आप को जी 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 एंड सबसे ज़रूरी है हैंड हाइजीन को मेंटेन करना और अपने आप को कांटेक्ट से बचाना है जी। तो कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं जिसको हम ज़्यादातर अपनी आदत में डाल चुके हैं, अगर उसको फॉलो करेंगे तो हमें किसी भी तरीके की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैम, अगर हम वापस आएँ, स्पेशली जब हम ENT से जुड़ी हुई समस्याओं की बात कर रहे हैं, तो जैसे हेड और नेक स्पेशली अगर कैंसर की बात करें तो उसमें कौन कौन से ऐसे स्पेशली आप केसेस देखते हैं जिनको इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है? हेड एंड नेक कैंसर इस समय इंडिया में काफ़ी कॉमन है और इंडिया इस समय वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा केसेस मुंह के कैंसर के हैं इंडिया में एंड साउथ ईस्ट एशिया वर्ल्ड में नंबर 1 है मुंह के कैंसर के लिए इस समय और ये कैंसर इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ लोग च्यूइंग टोबैको का बहुत यूज़ करते हैं, सुपारी, गुटखा, जर्दा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और इनसे मुंह का कैंसर बहुत ज़्यादा है। सो इंडिया इज़ नंबर 1 एज फार एज ओरल कैंसर इज़ कंसर्न्ड इन दी एंटायर वर्ल्ड। सो मुंह का कैंसर ट्रीटेबल है अगर अर्ली स्टेज में इसको डिटेक्ट किया जाए जी, तो इसका ट्रीटमेंट संभव है। अर्ली स्टेजेस में सर्जरी बेस्ट ट्रीटमेंट है। अगर पेशेंट आते हैं कि छोटा छाला है मुंह के अंदर, जीभ में छाला है या मुंह के अंदर कहीं गाल में छाला है तो उसको इग्नोर करते हैं। लक्षणों में आता है कि होना शुरू हो जाए तो ये उसके लक्षणों में आएगा। कोई ऐसा छाला है जो ठीक नहीं हो रहा है, आप उसको ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक ले रहे हैं, पेन किलर्स ले रहे हैं, बट उससे भी वो ठीक नहीं हो रहा है, तो अगर 2 हफ्ते या 3 हफ्ते से ज़्यादा वो छाला आपका परसिस्ट करता है तो उसकी बायोप्सी करवाना ज़रूरी है उसको कंफर्म करने के लिए कि ये मुंह का कैंसर है। और दूसरे लक्षण है कि आपको कहीं गर्दन में कहीं गांठ दिखती है, कोई गांठ हो जाती है, स्वेलिंग दिखती है जो कि एबनॉर्मल है, आपने पहले नहीं देखी और सडनली अपीयर हो गई, तो भी इसका एक लक्षण है मुंह के कैंसर का। तो ज़रूरी है कि हम सेल्फ एग्जामिन भी करते रहे, अपनी बॉडी को भी ज़्यादा समझें और अगर ऐसे कोई मुंह में आपके छाला काफ़ी टाइम से हुआ है तो आप उसको प्रॉपरली चेक करवाएं। तो डॉक्टर, क्या इसके पीछे के जो प्रमुख कारण हैं, जैसे आपने बताया कि इंडिया में ज़्यादा होने के पीछे का कारण है कि जो च्यूइंग टबैको है या जर्दा है इसका इस्तेमाल करना या स्मोकिंग है, वो ही मेन कारण है? इसके साथ साथ मेन कारण 90% से 80 to 90% पेशेंट्स में स्मोकिंग, अल्कोहल, च्यूइंग टोबैको ये मेन कारण पाए गए हैं, बट फिर भी 20% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये कारण नहीं होते हैं। तो उनमें जेनेटिक चेंजेस ड्यू टू डैमेज बाय द केमिकल्स इन फूड्स, केमिकल्स इन लिक्विड्स जो हम इस्तेमाल करते हैं खाने की चीज़ें, या जेनेटिक चेंजेस जो अननोन रीजन से होते हैं, पहले से ही आपकी फैमिली में कोई कैंसर के जीन्स है, हेरिडिटरी कैंसर है, तो वो कारण भी होते हैं। तो ये कुछ ऐसे कारक हैं जिसको समझना, जानना और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट अपॉन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर, जैसे आपने मेंशन किया कि मुंह में छाले होना और ये जो हमारे लाइफस्टाइल में अगर हम गलियत आदतों के साथ जुड़े हुए हैं तो बहुत प्राइम रीज़न होता है। क्या इसका कारण एक वो भी हो सकता है जिनको गले में कंटिन्यूसली टॉन्सिल्स रहते हैं, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, थ्रोट इन्फेक्शन रहता है या गला कुछ भी गल्प करने में दर्द होता है, क्या वो भी लीड कर सकता है थ्रोट कैंसर को? अगर आपके गले में बार बार इन्फेक्शन होता है, जैसे टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन होता है बार बार, या बार बार आपका गला पेन करता है, खाना निगलने में तकलीफ होती है, तो और उसके साथ साथ अगर आप ये सारे जो एडिक्शंस है जैसे टोबैको, च्यूइंग, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी कंटिन्यू करते हो तो कैंसर होने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे कारक हैं जिसका हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है और अपनी तरफ से भी हम अपने लाइफ में कुछ मॉडिफिकेशन करना हमें ज़रूरी है। डॉक्टर, जैसे गले में बलगम जम जाता है, कफ जम जाता है और कंटिन्यूसली खराश सी रहती है, क्या ये भी बहुत हार्मफुल है? इससे भी गले से जुड़े हुए कैंसर के होने की संभावना बढ़ सकती है? अगर आपका गला बार बार ख़राब हो रहा है, खासकर अगर आपको टॉन्सिल्स में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक ऐसा वायरस है जिसके कारण थ्रोट कैंसर हो सकता है। HPV वायरस। सो उसका एसोसिएशन अभी थ्रोट कैंसर के साथ एटलीस्ट 20 to 30% केसेस में HPV वायरस भी पाया गया है, जो थ्रोट कैंसर करता है। तो
तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आज के इस कार्यक्रम में हम आपके साथ ना सिर्फ जोड़ रहे हैं बल्कि हम ये अवेयरनेस भी स्प्रेड कर रहे हैं कि किन किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है, और जब भी किसी बात की दिक्कत हो, हम अपनी बॉडी में किसी तरीके के चेंजेस को, स्पेशली अपने मुंह में किसी छाले को नोटिस करते हैं, गले में लगातार दर्द महसूस करते हैं, गल्प करने में हमें पेन होता है, तो हम अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि ये जैसे आपने बोला HPV होने के चांसेस रह सकते हैं और लेटर ऑन ये कैंसर को भी लीड कर सकता है। तो डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि हेरिडिटरी भी रीज़न हो सकते हैं या लाइफस्टाइल भी हमारा इसके पीछे कारक हो सकता है, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम ख्याल रखें शुरू से ही, ताकि इन घटकों के साथ, इस रीजंस के साथ हम ना जुड़ें? सबसे पहले तो हमें स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, च्यूइंग, ये सारा चीज़ें अवॉइड करनी है। टोबैको इन एनी फॉर्म शुड बी क्विटेड, एंड हमें औरों को भी बोलना चाहिए कि घर में अगर कोई और भी स्मोकिंग कर रहा है तो पैसिव स्मोकिंग भी हो सकती है एक कारण, जो औरों को भी अफेक्ट कर सकता है। और इसके साथ साथ हमें अपनी खाने की जो हमारी डाइट है उसमें हेल्दी फूड होना बहुत ज़रूरी है। सो प्रिजर्वेटिव के साथ जो फूड है, प्रिजर्व्ड फूड को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। फ्राइड फूड बहुत कम करना चाहिए, बिल्कुल बाहर की चीज़ें जो है केमिकल जिनमें ज़्यादा ऐसी चीज़ें बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए। हेल्दी फूड विद लॉट ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जूस वगैरह लेना चाहिए। मिल्क प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। और डेली एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल, वेट मैनेजमेंट हैज़ टू बी डन। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, आप देखकर भी ये जान रहे होंगे कि यस, हम अपनी लाइफस्टाइल में जब तक ये चेंजेस नहीं लेकर आएंगे तो हम बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसके साथ खुद को जोड़ेंगे। वैसे अभी फ़िलहाल हम जोड़ रहे हैं आपको कुछ सवालों के साथ। हमारे साथ कुछ हमारे दर्शक जुड़ गए हैं जो कि ईयर, नोज़ और थ्रोट से जुड़ी हुई समस्याओं से जुड़े हुए कुछ सवाल लेकर आए। जी, मेरा डॉक्टर साहब से ये क्वेश्चन है कि अभी हम देख रहे हैं कि सर्दियाँ आ चुकी है और ऐसे मेरे दोस्त वगैरह बताते हैं कि उनके से गला ख़राब हो जाता है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन गला ख़राब हो जाता है, कभी ठीक होता है, ख़राब होता रहता है। तो इसका क्या कारण है और इससे हम किस तरह बच सकते हैं और अपने आप को किस तरह स्वस्थ रख सकते हैं? किसी भी वायरल की वजह से खुश्क खांसी, खुश्की गले में बहुत रहती है, तो उसको हाउ टू प्रिवेंट दैट। और अगर हो जाए, खास करके जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं या घर में जो बूढ़े हैं, उन्हें अगर हो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे हमें ठंड लगती है, हमारा गला ख़राब रहता है, तो इसके लिए हम क्या करें? ठंड से हम कैसे बचें और हम इसका क्या इलाज करें? सर्दी का मौसम चल रहा है, तो सर्दी के मौसम में ज़्यादातर खांसी, ज़ुकाम और बुखार जैसी बीमारियां होती है, गले की बीमारी होती है, तो वो ठीक कैसे हो सकती है और उसके लिए बचाव कैसे किया जा सकता है? क्या जवाब आप इनका देना चाहेंगे? इस मौसम में एक्चुअली टेम्परेचर बहुत डाउन होने के कारण बहुत सारे वायरसेस इस समय एयर में हैं। तो जैसे ही हम अपने आप को सडनली एक्सपोज करते हैं बहुत कोल्ड एयर को, या बाहर निकलते हैं घर से, तो सडनली वो एयर हमारे मुंह के थ्रू या नाक के थ्रू हमारे गले को सबसे पहले अटैक करती है या नाक को अटैक करती है। तो ये वायरसेस जो बहुत कॉमन कोल्ड वायरसेस जिनको बोलते हैं, इनमें राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस एंड HMPV वायरस जो अभी आया है, ये सारे वायरसेस इस समय एयर में है। तो हमें पता है कि इतने सारे वायरसेस एयर में है, टेम्परेचर डाउन है काफ़ी और एयर काफ़ी ड्राई है, मॉइस्चर भी कम है उसमें। सो ये इन सब वायरसेस से बचने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को कवर करके बाहर निकलना है। जैसे कि बताया गया कि हेड को कवर करें, अपने पाँव को सॉक्स वगैरह पहने, प्रॉपर अपना अटायर विंटर का चेंज कर लो, और मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम रिकरेंट कफ, कोल्ड, वायरसेस, तो मास्क से अपने आप को, मुंह को और नाक को ढक के रखें। बाकी खाने पीने की चीज़ें गर्म यूज़ करें, गर्म चीज़ें, फ्राइड फूड बिल्कुल मत खाओ, ऑयली फूड, फ्राइड फूड, जंक फूड, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी होगी एकदम बिल्कुल। अगर आप जूस लेते हो तो टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए। बहुत कोल्ड चीज़ों को अवॉइड करें, और सॉफ्ट ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक बिल्कुल ना लें। कोक, पेप्सी सब आउट करो अपने डाइट से इस समय। तो इन सब चीज़ों से हम, और अगर कफ़ कोल्ड हो रहा है तो उसके लिए रेमेडी है, आप एंटी एलर्जिक्स लो, कफ़ सिरप लो, 4-5 दिनों के लिए है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, कफ़ के लिए कफ़ सिरप, एलर्जी छींके आ रही है तो एंटी एलर्जिक, अगर आपको फीवर है तो पैरासिटामोल या PCM टैबलेट ले लीजिए। और रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। स्टीम इन्हेलेशन, स्टीम लो 2 बार या 3 बार दिन में। गार्गल्स करो, एंटीसेप्टिक गार्गल, जिससे आपका वायरस जो थ्रोट में ऑलरेडी अटैक कर गया है, बीटाडीन गार्गल्स हैं, 2-3 बार दिन में गार्गल्स करो। तो इन सब चीज़ों से हम अपने आप को बचा सकते हैं।
वायरल इन्फेक्शंस। कितना ज़रूरी है मैम हमारे लिए कि जैसे आपने बताया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ज़रूरी है, तो उसमें हम समवेयर वॉक पर भी जाते हैं, एक्सरसाइज रूटीन के साथ भी जुड़े रहते हैं, तो क्या इस ठंडे वेदर में जब फॉग होने के भी बहुत सारे एवरीडे के इश्यूज होते हैं, तो क्या आप उसको सजेस्ट करेंगे या फिर उसकी टाइमिंग को हमें बदलना चाहिए? देखो, वॉक पे जा सकते हैं, अपने आप को आप अच्छे से कवर करके, प्रॉपर वार्म क्लॉथ्स पहन के, अपना सिर और पाँव कवर करके आप वॉक कर सकते हो। मुंह पे मास्क पहन लो, अगर बहुत ज़्यादा ठंडा तो है ही है, मॉर्निंग टाइम में बहुत ही चिल्ली होता है, तो मुंह पे मास्क पहन के या स्कार्फ से अपना मुंह कवर कर लीजिए, वॉक कर सकते हैं। वॉक से आपको एनर्जी मिलेगी, वार्म रहेगा शरीर। जहाँ तक एक्सरसाइजेस की बात है, आप ओपन एयर में एक्सरसाइजेस नहीं करो, घर में अंदर एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब प्रॉपर थोड़ा सा वेंटिलेशन आप देकर एक्सरसाइज के साथ आप जुड़ सकते हैं। अभी फिर से हम जुड़ रहे हैं कुछ सवालों के साथ। हमारे साथ कुछ और दर्शक जुड़ गए हैं जो कि अपनी गले, नाक और कान से जुड़ी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। जी, मेरा ये सवाल है कि आजकल हमारी पोल्यूशन के कारण हेल्थ लाइक प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ही मौसम चेंज हो रहा है, इतनी ज़्यादा ठंड है, सारा दिन कोहरा रहता है, तो क्या हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं? अगर हम मॉर्निंग वॉक पे जाएं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ सकता है? जैसे आजकल पोल्यूशन हम देख रहे हैं, क्या इसका हमारा हेल्थ पे कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है? ठंड में ज़्यादा बाहर रहने से या फिर सुबह या रात को जल्दी बाहर निकलने से कई लोगों को हार्ट अटैक के केसेस आए हैं। तो मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि सर्दियों में हम किस तरह से अपने आप को स्वस्थ रखें? कुछ सवाल तो अभी हमने इसके साथ जुड़े ही हैं। पोल्यूशन से जुड़ा हुआ जो एक सवाल था कि वो कितना इम्पैक्ट डाल रहा है स्पेशली इस वेदर में, क्योंकि बारिश कम है और स्मॉग भी है, फॉग भी है, तो क्या कहेंगे आप? पॉल्यूशन से ही ये जो सारी प्रॉब्लम्स हो रही है ईएनटी से रिलेटेड, जैसे खांसी, जुकाम, गला ख़राब, ये पॉल्यूशन के कारण ही है। और जैसे कि हमारा मुंह और नाक ही सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड है आउटर एटमॉस्फेयर को, बाकी चीज़ें तो हम कवर कर लेते हैं अपनी बॉडी को प्रॉपरली, बट मुंह और नाक को कवर करना भी ज़रूरी है। इसीलिए मास्क यूज़ करो, अपना मुंह कवर करो। जब भी आप सडनली एकदम बहुत अर्ली मॉर्निंग में बाहर निकल रहे हो तो मास्क पहन के या स्कार्फ से ही मुंह और नाक को कवर कर लो। सो इन चीज़ों से फिर हम अपने आप को एक्सपोज करने से बचा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा कोल्ड में जैसे वॉक तो कर सकते हैं, बट बहुत अपने प्रॉपर वार्म क्लोथ्स पहन के ही वॉक करनी है और अपना सिर और पाँव कवर करके रखने हैं। और एक्सरसाइजेज आप घर के अंदर कर सकते हो, घर में लाइट एक्सरसाइजेज करो। आप घर में योगा कर सकते हो, हल्का डांस कर सकते हो अपने आप को एक्टिव रखने के लिए। अगर जिम आपका कवर्ड है तो वहाँ जा सकते हो, जिम में भी जा सकते हो, बट ठंड से बचना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जिसको हम अपने एवरीडे रूटीन में ज़रूर फॉलो करें ताकि हम अपने आप को एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ इस मौसम में भी जोड़ पाएँ। मैम, अगर हम फिर से बात करें स्पेशली अगर नेक और थ्रोट से जुड़े हुए कैंसर की और स्पेशली इससे जुड़ी हुई सर्जरी की, क्योंकि जब आपसे मैंने ये सवाल पूछा था तो आपने बताया था कि सर्जरी अगर हम शुरुआती दौर पे इसका इलाज नहीं करते और अगली स्टेज हो जाती है तो सर्जरी करनी पड़ती है। तो मैम, क्या हम सर्जरी को अवॉइड भी कर सकते हैं, और अगर सर्जरी होती है तो उस दौरान कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है? सर्जरी थ्रोट के कैंसर के लिए या मुंह के कैंसर के लिए एक बहुत ही टेक्निकली सोफिस्टिकेटेड सर्जरी होती है जो कि स्पेशलिस्ट कैंसर सर्जन ही कर सकते हैं जिन्होंने इसमें ट्रेनिंग ली हो। तो सर्जरी जैसे जीभ में आपके कैंसर है तो आपको जीभ का उतना पार्ट निकालना पड़ेगा और उसके साथ साथ नॉर्मल टिश्यू भी निकालना पड़ता है, सो दैट ट्यूमर कैंसर के सारे सेल्स हम उसमें निकाल रहे हैं, सो दैट रिकरेंस नहीं हो कैंसर का। तो सर्जरी अर्ली स्टेज में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, और जहाँ से भी हम मुंह के जिस भी पार्ट से कैंसर को काट के निकालते हैं उस पार्ट को हम रिपेयर कर देते हैं बॉडी के दूसरे पार्ट से टिश्यू लेके, जैसे नेक से ही कोई छोटा सा टिश्यू लेके, फ्लैप लेके उसको कवर कर देते हैं उस एरिया को जी। और उसके बाद पेशेंट को फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है। सर्जरी के टाइम ही सर्जन का एक्सपर्टाइज होना बहुत ज़रूरी है कैंसर सर्जरी में, और सर्जरी के बाद पेशेंट को क्लोजली फॉलोअप में रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे 2-3 वीक्स रिकवरी में लगेंगे तो उस समय हो सकता है कि फीडिंग ट्यूब से ही फीड पेशेंट को लेना पड़े, मुंह से नहीं ले पाएगा पेशेंट खाना, तो हीलिंग जल्दी हो जाएगी अंदर जो भी जहाँ भी रिपेयर किया है हमने।
जिस एरिया को रिपेयर किया है वहाँ हीलिंग अच्छी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। और उसके बाद सर्जरी का जो हमने स्पेसिमन निकाला है कैंसर का, उसको देखना ज़रूरी है कि उसमें किस तरह का ये कैंसर था, इसमें सारा कैंसर निकल चुका है या नहीं, इसमें पॉजिटिव तो नहीं है मार्जिन्स जिससे रेकरेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जिन पेशेंट को हाई रिस्क फीचर्स होते हैं कैंसर्स में, उनको रेडिएशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है आफ्टर सर्जरी। अगर एडवांस्ड स्टेज का हम ओरल कैंसर ट्रीट कर रहे हैं, जैसे स्टेज 3, स्टेज 4 कैंसर, उसमें पेशेंट को ऑपरेशन के बाद रेडिएशन थेरेपी या साथ में कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत हो सकती है। तो मैम, ये रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी में क्या फ़र्क है? रेडिएशन थेरेपी एक तरह का एक्सरेज होती है, एक्सरेज से हायर एनर्जी की बीम्स होती है जो कि इनविजिबल होती है, बट उनका प्रोसेस सेम ही रहता है। जैसे पेशेंट एक्सरे करवाने जाता है तो रेडिएशन थेरेपी की मशीन्स उससे और एडवांस है, जो हाई एनर्जी रेडिएशन बॉडी में उस पार्ट में डिलीवर करते हैं जहाँ पे कैंसर हैं। तो ये कैंसर सेल्स को ख़त्म कर देता है रेडिएशन। जो कीमोथेरेपी है उसमें पेशेंट को इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो कि इंट्रावेनस रूट से देते हैं। और कीमोथेरेपी में तरह तरह की कीमोथेरेपी, अलग अलग टाइप की ड्रग्स हैं, उनको बहुत ही मॉनिटर्ड कंडीशन में देना पड़ता है। पेशेंट को मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी हैं, तो कंट्रोल सेटिंग में ही देना ज़रूरी है। जिस भी पेशेंट को मुंह का कैंसर डिटेक्ट हुआ है उसके सिबलिंग्स को भी जेनेटिक टेस्टिंग हम कर सकते हैं, उनके ब्रदर्स को, सिस्टर्स को, कि उनके जेनेटिक चेंजेस तो नहीं है और उनको अकॉर्डिंगली गाइड कर सकते हैं। बट कुछ कैंसर हैं जैसे थायराइड का कैंसर है जिनमें जेनेटिक का बहुत रोल है। वो फैमिलीज़ में एक कुछ थायराइड कैंसर जैसे हैं जो फैमिलीज़ में रन करते हैं और हमें फैमिलीज़ में स्क्रीनिंग करवाना बहुत ज़रूरी है हर मेंबर का। जैसे मेडुलरी कैंसर है थायराइड का, ये ऐसा कैंसर है जो फैमिलीज़ में स्प्रेड होता है और कई बार हमें छोटी एज में भी बच्चों का थायराइड की सर्जरी करनी पड़ सकती है ताकि वो कैंसर होने का रिस्क उसका कम होता जाए एज के साथ साथ। तो उसके भी सिम्टम्स किस तरीके के रहते हैं? जैसे आपने बताया कि छोटे बच्चों के भी होने के चांसेस रहते हैं थायराइड को लेकर। उसमें आपके नेक में जैसे फ्रंट के पार्ट में जहाँ थायराइड ग्लैंड होती है हमारी, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ कोई ना कोई आपको लंप दिखेगा या स्वेलिंग दिखेगी, कोई गांठ दिखेगी। तो उसका जल्दी से जल्दी टेस्ट करवा के, FNAC टेस्ट करवा के उसमें से पानी लेते हैं टेस्ट के लिए, उसमें पता चल जाता है। फिर अल्ट्रासाउंड से उसको डिटेक्ट करते हैं और देखते हैं उसके फीचर्स, CT स्कैन, PET स्कैन, ये सारी चीज़ों से उसका फाइनल कंफर्मेशन करते हैं कि ये थायराइड कैंसर है। और फैमिली मेंबर्स को स्क्रीन करते हैं, उनका ब्लड सैंपल लेके देखते हैं कि उनमें सीरम कैल्सिटोनिन के लेवल्स कितने हैं। नॉर्मल से अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो इट मीन्स कि उनको थायराइड कैंसर होने का रिस्क है। तो उनको फिर जिनके सीरम कैल्सिटोनिन लेवल हाई आ रहे हैं उनको फिर छोटी एज में ही, बिफोर 5 to 6 years ऑफ एज में ही बच्चे का थायराइड ग्लैंड पूरा निकालना पड़ेगा। अदरवाइज उसको आगे थायराइड कैंसर होने का रिस्क रहता है, चांसेस रहते हैं। एक बस आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ, स्पेशली अभी सर्दियों में तो धूप जब नसीब होती है तो हमें ऐसा लगता है कि धूप सेक ली जाए, लेकिन क्या सन रेज़ की जो अगर अल्ट्रा वायलेट रेज़ की बात की जाए, ये भी लीड करता है अगर हमारे नेक और मुंह के कैंसर की बात की जाए? हाँ, अगर आपका सन के लिए एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, क्रॉनिक एक्सपोजर है, जैसे फार्मर्स है जो अपने फील्ड्स में जाते हैं, डेली धूप में काम करते हैं, तो इससे स्किन कैंसर हो सकते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है ये स्किन में कैंसर कर सकती है, जैसे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो सकता है स्किन में, एक बेजल सेल कार्सिनोमा होता है जो स्किन का ही कैंसर है। तो ये क्रॉनिक रेडिएशन एक्सपोजर से हो सकते हैं हेड एंड नेक एरिया में। सो ये कुछ ऐसी सावधानियां हैं, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसका हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है। हम खुद को भी सेल्फ एग्जामिन करते रहें, अपनी फैमिली हिस्ट्री को भी समझें, और अगर घर में किसी को भी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई है तो हम एहतियात थोड़ा ज़्यादा बरतें और अपने डॉक्टर से सही टाइम पर कंसल्ट करें। आज हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर जयंती बख्शी जी जुड़े। आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और अपने दर्शकों का भी धन्यवाद देते हैं। आप इस कार्यक्रम के साथ हमारे यूट्यूब चैनल DD पंजाबी, DD हरियाणा के साथ और DD चंडीगढ़ के साथ जुड़े, हमारे सेटेलाइट चैनल के साथ जुड़े हैं। आज के इस कार्यक्रम में हिस्सा बनने के लिए आपका तहे दिल से मैं निधि धन्यवाद करती हूँ।